हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक डिमांड एनालिसिस। डिमांड टॉपिक में आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने का, उसे लिखने का एक तरीका है जो आप सारे लॉज में कॉमन लेके चलिएगा। ठीक है, क्या तरीका होगा? आप हमेशा एक लॉ को 5 स्टेप्स में एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले आप उस लॉ के बारे में बताइए, से उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉ और व्हाट द लॉ सेज, उसके बारे में। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, ओनली अबाउट द लॉ। देन उसके बाद में उसके सेकेंड स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लॉ दैट इज अजम्पशन। कोई भी लॉ अजम्पशंस के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। अभी अजम्पशंस क्या होती है? देखिए, किसी भी लॉ को डिराइव करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को, कुछ बातों को मानना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। क्यों अज्यूम करना पड़ता है? क्योंकि प्रैक्टिकली वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज हम किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर उस प्रोडक्ट के प्राइस का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, कि अगर प्राइस कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन क्या डिमांड को इफेक्टेड करने वाला एक ही फैक्टर है? नहीं, डिमांड को इफेक्टेड करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे अदर कमोडिटीज़ का प्राइस हो गया, वेदर हो गया, टेस्ट हो गया, नेचर हो गया, प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर हो गया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को एक साथ इफेक्टेड करते हैं। कैसे इफेक्टेड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है एक्स, अब इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा तभी होगा जब बाकी के सारे फैक्टर्स को आप क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। क्यों? देखिए, अगर प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम होती है, लेकिन मान लीजिए जो कंज्यूमर इसे परचेज करना चाहता है दैट इज मिस्टर ए, उस मिस्टर ए का अप्रेजल लग गया, उस मिस्टर ए को बोनस मिल गया, उसकी जो इनकम थी वो क्या हो गई? बढ़ गई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। तो अगर इस पर्सन की इनकम डबल हो गई तो क्या प्राइजेस बढ़ने का उसकी डिमांड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? शायद नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि ये बढ़े हुए प्राइस पर भी वो उतनी ही यूनिट्स उस प्रोडक्ट की परचेस करे। क्यों परचेस करे? क्योंकि पर्सन की इनकम क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे समझें कि मान लीजिए जो ये प्रोडक्ट है ये कोई वुलन है, ठीक है ना, वुलन क्लॉथ है, और अभी जो वेदर है वो वेदर है गर्मियों का, समर्स, और ये प्रोडक्ट एक्स क्या है? मान लीजिए एक जैकेट है, ये वुलन जैकेट है। ठीक है ना? अब कंपनी ने क्या किया? क्लियरेंस सेल निकाली और प्राइजेस को क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, 50%, 60%, 70% ऑफ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली प्राइस गिर रहा है तो डिमांड तो बढ़नी चाहिए थी। लेकिन समर में क्या आप समर में जैकेट, वो भी वुलन जैकेट, परचेज करने जाएंगे क्या? नहीं करने जाएंगे। क्यों नहीं करने जाएंगे? क्योंकि अभी वेदर समर चल रहा है और समर में जैकेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, डिमांड नहीं होती। तो क्या प्राइस कम होने के साथ डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। हो सकता है इनइफेक्टिव रहे, हो सकता है उल्टा कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डिमांड को सिर्फ प्राइस इफेक्टेड कर रहा है, उस प्रोडक्ट की डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्टेड कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कि डिमांड पर प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस सिचुएशन में हमें बाकी सारे फैक्टर्स को क्या अज्यूम करना पड़ेगा? कांस्टेंट। कि ना तो कंज्यूमर की इनकम बदल रही है, ना वेदर चेंज हो रहा है, ना कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, सारे अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये हमें मानना पड़ेगा। अगर नहीं माना तो, नहीं अज्यूम किया तो लॉ ऑफ डिमांड डिराइव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हर लॉ में आप जितने भी लॉज पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उनमें सब में हमें कुछ बातों को, कुछ फैक्टर्स को
कांस्टेंट मानना पड़ेगा या कुछ बातों को अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अज्यूम नहीं किया, हमने नहीं माना कि लेट द दिस इज कांस्टेंट और ये और वो, अगर हमने अज्यूम नहीं किया तो शायद हम उस लॉ को डिराइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट तो स्टेबल नहीं है, ठीक है, इट्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट, ठीक है, और देयर इज अ सो मैनी फैक्टर्स हु अफेक्ट्स द डिमांड। तो इन सारे अदर फैक्टर्स को हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा। हमने अज्यूम किया ना, हमने माना, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अजम्पशंस, राइट, अजम्पशंस। तो कोई भी लॉ बिना अजम्पशन के डिराइव नहीं हो सकता। और इंट्रोडक्शन देने के बाद में आपको सबसे पहले यानी कि सेकंड स्टेप पर आपको उस लॉ की क्या बतानी होती है, अजम्पशंस बतानी होती हैं, ठीक है। अब अजम्पशंस भी बता दिया आपने, अब आप क्या करेंगे, अब आप उस लॉ को प्रूव करने के लिए एक कर्व बनाएंगे, ठीक है, और कर्व बनाने से पहले आप एक शेड्यूल बनाएंगे जिसमें आप एक हाइपोथेटिकल डेटा लेंगे, सिंपल डेटा लेंगे, और उस सिंपल डेटा को फॉलो करते हुए आप क्या बनाएंगे, आप एक कर्व बनाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की, तो हम डिमांड कर्व बनाएंगे। तो डिमांड कर्व कैसे बनाएंगे, हम एक हाइपोथेटिकल डेटा से बनाएंगे। तो थर्ड स्टेप पे आप हमेशा डिमांड शेड्यूल बनाना। हम डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड शेड्यूल, द टेबल है प्रेजेंटेशन बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। तो शेड्यूल बनाएंगे और अकॉर्डिंगली हम क्या बनाएंगे, कर्व, डिमांड कर्व। एंड व्हाट इज द कर्व इन इकोनॉमिक्स, इन इकोनॉमिक्स कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। कर्व बनाएंगे और लास्ट में फिफ्थ एंड लास्ट हेडिंग एक्सप्लेनेशन, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो कर्व बना है ना, ये दिखता कैसा है, व्हाट इज द शेप ऑफ दैट कर्व, से इट इज इनवर्स, दैट इट इज नेगेटिव स्लोप और इट इज पॉजिटिव स्लोप, वो बताएंगे। और फिर उसे कंक्लूड करेंगे कि इस कर्व का शेप ऐसा क्यों है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, जैसा हमने वो कर्व बनाया है, किस तरीके से बनाया है और वो कर्व क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये हमें लास्ट में समझाना चाहिए एक्सप्लेनेशन में। तो जब भी हम किसी लॉ को पढ़ेंगे या लॉ के बारे में लिखेंगे, हमें ये 5 स्टेप्स क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ लॉ ऑफ डिमांड से, ठीक है। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, law of demand simply says when all other factors remains the same, right, when all other factors remains the constant, there is an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity. That means there is a extension due to fall in price and contraction with rise in price, ठीक है। कैसे, देखिए, what is law of demand, law of demand says when all other factors remains the same, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, all other factors remains the same को हम ceteris paribus के नाम से भी जानते हैं। आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज ceteris paribus। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ceteris paribus, द मीनिंग ऑफ ceteris paribus इज ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो ceteris paribus यूज करिए आप, या ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम यूज करिए, कॉमा, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप between whom, between price and quantity demanded। देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, कमोडिटी के खुद के प्राइस में हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ व्हाट, ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज अ extension with fall in price, ठीक है। अगर प्राइसेस कम होते हैं तो क्या आता है, एक्सटेंशन
and contraction with rise in price. ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड और कुछ नहीं है, वो सिंपली ये बोलता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. दैट मीन्स प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. कब? जब ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम, जब आगे के किसी फैक्टर में चेंज नहीं होता है. ठीक है ना. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लॉ. दिस इज इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन. अब क्या लिखेंगे, अब क्या समझेंगे? अब समझेंगे हम अजम्पशन कि लॉ ऑफ डिमांड की क्या अजम्पशंस हैं. अजम्पशंस क्या होंगी? हमने डिमांड फंक्शन में पढ़ा था कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड को कई सारे फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं. ठीक है, कई सारे फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्टेड करते हैं? सच एज प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, वेदर, टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है ना. तो अभी हम लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ते हैं कि कमोडिटी के खुद के प्राइस का उस प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम. यानी हमने जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको क्या माना है? कांस्टेंट माना है ना. तो जिनको भी हमने कांस्टेंट माना है वो सब हमारी क्या बन गई? वो सब हमारी बन गई अजम्पशंस. ठीक है, कैसे अजम्पशन बन गई? तो फर्स्ट अजम्पशन हम लेते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रिमेन्स द सेम. ठीक है, रिमेन्स द सेम. अब रिलेटेड गुड कौन कौन से होते हैं? रिलेटेड गुड होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. दोनों का प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. अगर कांस्टेंट नहीं रहा तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो वैसे हम मानेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम. ठीक है, रिमेन्स द सेम. थर्ड अजम्पशन हम मान लेते हैं वेदर रिमेन्स द सेम. वेदर में कोई चेंज नहीं है, वेदर रिमेन्स द सेम. टेस्ट, प्रीफरेंस, नेचर ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम. ठीक है, एक और लिख लेते हैं, से नो एक्सपेक्टेशन. किसके बारे में एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको? नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस. आपको नहीं पता आज कि कल प्राइस क्या रहेगा, से आने वाला प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, हमें नहीं पता. ये चीज़ें हमें नहीं पता, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तभी हम क्या कर पाएंगे? हम लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव कर पाएंगे. यानी हम सिर्फ ये देख पाएंगे कि कमोडिटी के खुद के प्राइस का उसके डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे? अब हम एक टेबुलर प्रेजेंटेशन देंगे, किसका? प्राइस का और डिमांड का. और उस टेबुलर प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल बोलते हैं. ठीक है, तो हम एक हाइपोथेटिकल डेटा लेंगे. कैसे लेंगे? देखिए, हम एक टेबल बनाएंगे Px और Dx. आप डिमांड की जगह पर क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड है. ठीक है, तो आप यहाँ पे Q भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X कमोडिटी. प्राइस किस में होगा? प्राइस होगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में. और क्वांटिटी किस में होगी? क्वांटिटी होगी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स में. ठीक है, इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे. प्राइस को हम बढ़ा रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से, राइट. और प्राइस में और डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है? इन्वर्स होता है. तो हम डिमांड को क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड को हम कम कर रहे हैं. 500, 400, 300, 200 एंड 100. दिस इज कॉल्ड डिमांड
शेड्यूल लिखना नहीं है, हेडिंग नहीं डालना है, क्योंकि अभी हम इसको किस में पढ़ रहे हैं, अभी हम इसको लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ रहे हैं। अब इस शेड्यूल को देखते हुए आपको क्या बनाना है, आपको डिमांड कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई। एक्स एक्सिस पे डिमांड के पूरे चैप्टर में हमें क्या लेना है, क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि प्राइस के साथ चेंज देख रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर होता है तो हम डिमांड वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इस पूरे चैप्टर में एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। प्राइस है 10 से लेके 50 तक, तो हम इस पूरे वाई एक्सिस को इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है। और क्वांटिटी भी 5 है, 100 to 500, तो इसको भी हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 100, 200, 300, 400 एंड 500। राइट, ठीक है। आप वैल्यूज मार्क करें इसके अंदर, तो वैल्यूज हम कैसे मार्क करेंगे, देखिए, व्हेन प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 500, तो हम स्केल से इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाएंगे। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। देन 20, 400, व्हेन प्राइस इज 20, क्वांटिटी डिमांडेड इज 400, आप लोग स्केल से बनाएंगे, ठीक है। देन 30 एंड 300, व्हेन प्राइस इज 30, क्वांटिटी डिमांडेड इज 300, 40 एंड 200, 40 एंड 200, ठीक है। एंड लास्ट व्हेन प्राइस इज 50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 100, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में ये 5 पॉइंट्स आ गए। अब जब हम इन पांचों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास में एक ग्राफिकल शेप आ जाएगा। अभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। मैंने फ्री हैंड से बनाया है, तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने वैल्यूज़ ही ऐसी ले रखी हैं। अभी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द डिमांड कर्व, ठीक है। दिस इज डिमांड कर्व। अब आप बोलेंगे इसमें कर्व क्या है, कर्वी लीनियर शेप तो है ही नहीं। तो हमने ये समझा था कि इकोनॉमिक्स में कर्व का मतलब कोई कर्वी लीनियर शेप नहीं होता। इकोनॉमिक्स में एक स्ट्रेट लाइन भी क्या हो सकती है, कर्व हो सकती है, ठीक है। बिकॉज इन इकोनॉमिक्स कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल कौन से हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स, एंड दैट इज डिमांड कर्व, ठीक है। तो अब डिमांड कर्व तो हमने बना दिया। अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट द डी डैश is a demand curve. The demand curve is a downward sloping curve. It is a downward sloping curve. And why it is downward sloping? This curve is downward sloping because of inverse relationship between price एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। कमोडिटी के प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है ना यहाँ तक। तो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम अजम्पशंस लिखेंगे, शेड्यूल बनाएंगे, अकॉर्डिंगली कर्व बनाएंगे, और फाइनली हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। चलिए मैं अब आपको लॉ ऑफ डिमांड के कुछ स्पेशल
फीचर्स बताती हूँ, स्पेशल फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ फैक्ट्स हैं। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? देखिए, फर्स्ट एंड वेरी सिंपल फैक्ट दैट लॉ ऑफ डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशनशिप, राइट? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन whom? Inverse relationship between price and quantity demanded. ठीक है, the second fact is the most important fact. बहुत ध्यान से सुनिएगा। law of demand is a qualitative statement, not क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव का मीनिंग होता है कि ये क्वालिटी बताता है। क्वालिटी क्या बताता है? कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। डायरेक्शन बताता है, क्वालिटी बताता है, बट हाउ मच, कितनी, ये नहीं बताता। ये नहीं बताता कि प्राइजेस अगर 10 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डिमांड कितनी यूनिट से कम हो जाएगी। ये क्वांटिटी के बारे में नहीं बताता। मे बी कि डिमांड 1 यूनिट से कम हो, मे बी डिमांड 1000 यूनिट से कम हो, मे बी डिमांड 10,000 यूनिट से कम हो, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, मगर कितनी होगी नहीं पता। दैट्स वाई द लॉ ऑफ डिमांड इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डिमांड इज द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी नहीं बताता है, सिर्फ क्या बताता है? क्वालिटी बताता है, राइट? नाउ द थर्ड फीचर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, दैट लॉ ऑफ डिमांड डज not present any proportional relation। ठीक है, any proportional relation, किस किस के बीच में proportional relation? Between price and quantity demanded। ये प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में किसी तरह का प्रोपोर्शनल रिलेशन शो नहीं करता कि मान लीजिए प्राइस में 10% चेंज आया है तो डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा, कितने प्रोपोर्शन से चेंज आएगा, ये नहीं बताता। ठीक है, हाँ चेंज आएगा, प्राइस को अगर हम बढ़ाएंगे तो डिमांड गिरेगी, ये डेफिनेट है, लेकिन कितने परसेंट से, कितने प्रोपोर्शनेट से, ये नहीं बताता। ठीक है, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट proportional change in proportional relation in price and quantity demanded. And the last and important feature of law of demand, last fact, that law of demand is a one sided। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। law of demand is a one sided law। one sided का मीनिंग क्या होता है? देखिए, one sided ये बोलता है कि अगर आप प्राइस में चेंज करते हो तो डिमांड में क्या चेंज होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड बता देगा कि प्राइस बढ़ी है तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिमांड में चेंज हुआ है तो प्राइस में क्या चेंज होगा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ डिमांड इज द यूनिडायरेक्शनल, एक तरफा है, वन साइडेड है कि प्राइस में चेंज होने का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है वो तो बता देगा, लेकिन मार्केट में जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उसके प्राइजेस पर भी तो इम्पैक्ट आता है ना, प्राइजेस बढ़ते हैं। लेकिन ये वाला साइड कि डिमांड में चेंज होने का प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। ये कौन बताता है? ये बताता है प्राइस मैकेनिज्म। ये जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पे क्या होगा, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन डिमांड चेंज होने का प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज नॉट लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज प्राइस मैकेनिज्म, राइट। तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। सिंपली लॉ ऑफ डिमांड सेज ceteris paribus there is an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity.